तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आज बहुत दिन बाद अपना वीडियो फिर से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतिहास के पर्पज़ से है। दोस्तों, पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे वीडियो देखने का प्रयास कर रहे हैं। और आज मैं थोड़ा-सा हिस्ट्री का पोर्शन लेकर चलूँगा जो कि प्राचीन भारत का इतिहास है। आज मैं वही आप लोगों को बताऊँगा कि प्राचीन इतिहास क्या था, क्या नहीं था, और उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास का सीरीज़ लेके आएँगे, फिर उसके बाद हम आधुनिक इतिहास का सीरीज़ लेके आएँगे। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अब प्राचीन इतिहास, भारत का इतिहास में देख लेते हैं क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, पहले तो मैं प्रागैतिहासिक काल आप लोगों को बता दूँ क्या होता है प्रागैतिहासिक काल। ओके, तो दोस्तों, जिस काल में क्या होता है, जिस काल में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, जिस काल में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसी को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ओके, और आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है दोस्तों, जिस काल में मानव किसी प्रकार की लीप का प्रचलित था लेकिन वह लीप पढ़ी नहीं गई। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पहले क्या होता था, प्रागैतिहासिक काल में कोई भी चीज़ लिखित नहीं होती थी, लिखित नहीं होती थी। तो खुदाई करके चीज़ें प्राप्त करते थे, तो इसी से प्रागैतिहासिक काल कहा जाता था। अब आज ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था कि किसी प्रकार की लीप परिचित थी लेकिन वह लीप अभी अभी तक पढ़ी नहीं गई। मतलब चीज़ें मिल जाती थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं पाया गया है। तो सभ्यता का अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है। ओके, और फिर ऐतिहासिक काल, जिस काल का मानव किसी प्रकार की लीप परिचित थी, वह लीप पढ़ी जा चुकी है। मतलब लीप जो थी वो पढ़ी जा चुकी है। जो मतलब चीज़ें थी, अब खुदाई करके चीज़ें नहीं की जा रही हैं। अब चीज़ें लोग अब पढ़ भी ले ले रहे हैं और खुदाई भी करके प्राप्त कर ले रहे हैं। तो ऐतिहासिक काल दोस्तों आपका ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे, पहला हमारा टॉपिक क्या है। अब रुको 1 मिनट, हम पहले इसको रिमूव कर दें थोड़ा जो पढ़ाए हैं हम। और अब हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों क्या हुआ था कि सबसे पहले 1863 में इसकी खोज हुई थी। और फिर इसका जैसे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पल्लवरम से स्थान से प्राप्त किया था। ओके दोस्तों, पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया जाता है। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला था? 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला था, जो कि एडी है। एडी एंड बीसी में आपको तो फर्क पता ही होगा शायद, अगर नहीं पता होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा कभी इसको। अब आगे हम मध्य पाषाण काल के पास चलेंगे। मध्यकाषाण आपका 10,000 एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक चला था। नवपाषाण काल आपका 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक चला था। ओके, अब हम पढ़ेंगे निम्न पुरा पाषाण काल। इस काल में जीवन स्तर स्थिर था दोस्तों। जैसे जीवन स्तर क्या था? स्थिर था। स्थिर का मतलब जैसे यह होगा दोस्तों कि आप कहीं जंगल में रह रहे हैं, तो यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं। अब इसको आप खा पी रहे हैं, यहाँ पर जो भी आपके उपभोक्ता योग्य चीज़ें हैं उसको आप खा पी रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, एक प्रकार से नष्ट हो जाती हैं, तब आप पलायन करते हैं दूसरे शहर की ओर कि अब चलो वहाँ जो है उसको खाया जाए, इसी को कहते हैं। ओके, तो अपना भोजन संग्रह करते थे। मतलब निम्न पुरापाषाण काल में क्या होता था, अपना भोजन इसी प्रकार से संग्रह करते थे। ओके, अपना भोजन मतलब इसी प्रकार से संग्रह करते थे। ओके सॉरी दोस्तों, तो अपना भोजन संग्रह करते थे। ये देखो लिखा है अपना भोजन संग्रह करते थे। अब हम आगे चलेंगे। ओके, अब इस काल में हेड एक्स मतलब यह हो गया कि कुल्हाड़ी की खोज हुई थी। और एबल पुराकाषाण का निम्नकालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था दोस्तों। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सोहन नदी घाटी सर्वप्रकाश प्रकाश था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंड हैंड एक्स इम्पॉर्टेंट है जो कि पुरापाषाण काल में खोजी गई थी। इसके संस्कृति उपकरण सबसे पहले संस्कृत उपकरण मद्रास से पल्लव अत्रिपक्कम से प्राप्त हुआ था। मतलब जो संस्कृत के सबसे पहले उपकरण थे वो मद्रास के अत्रिपक्कम से प्राप्त हुआ था। अब हम आगे चलते हैं। ओके, 1 मिनट, हम आगे चलते हैं अब। 1 मिनट दोस्तों रुक जाओ।
इसको हल्का सा सेट कर लें। ओके, अब चलो हम चलते हैं। मध्य पुरापाषाण में काल में क्या होता था। इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरण बनाए जाते थे। मतलब इस काल में दोस्तों पत्थर के फलक से उपकरण बनाए जाते थे। मतलब पत्थर के फलक से उपकरण बनाए जाते थे। देखो ये लिखा है, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो लिखा है पत्थर के फलक से उपकरण बनाए जाते थे। सॉरी सॉरी, एक मिनट। पत्थर के फलक से उपकरण बनाए जाते थे। और देखो इसमें साफ साफ लिखा है, ये लिखा है, ये देखो इस काल में पत्थर के फलक से सहायता से उपकरण बनाए थे। इस काल में फलक की संस्कृति से नाम दिया जाता था। गंगा घाटी असम क्षेत्र को छोड़कर भारतीय संस्कृति का उपकरण प्राप्त हुए हैं। गंगा घाटी असम केरल को छोड़कर भारत के इसी संस्कृति से उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण में क्या हुआ था, मानव सर्वप्रथम ज्ञानी मानव का उदय हुआ था। मतलब जो मानव थे उनके मस्तिष्क का धीरे धीरे विकास हो रहा था। मतलब डेवलपमेंट उनका शुरू था, विकास शुरू था, उनका विकास हो रहा था। अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे थे हम लोग तो उसमें चाकू की खोज हुई। धीरे धीरे बेधक बिधनिया का खोज हुआ। इलाहाबाद में जिले बेलन घाटी में हड्डी हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली है। इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के स्थिर लोंदा से हड्डी घाटी की मूर्ति मिली। इसी काल में गुफाओं का प्रयोग करना आरंभ हुआ। मतलब इसी काल में क्या हुआ कि गुफाओं का प्रयोग होना आरंभ मिला। ये देखो गुफा जो थी उसका प्रयोग होना आरंभ मिला, ये का होना आरंभ मिला। और इसके मामले में सबसे पहले पहाड़ियों में शैलचित्र जो प्राप्त हुए थे दोस्तों, वो भीम घाटी की जो गुफा थी वहीं से प्राप्त हुआ था, जिनका प्रयोग के लिए किया जाता था। सर्वप्रथम चित्रकारी करना भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम जो चित्रकारी करना था भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुआ था। अब हम चलेंगे मध्यपाषाण काल। यह काल मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल था। मतलब मध्यपाषाण काल क्या था, एक संक्रमण काल था। या नवपाषाण काल का अग्रामी था। और जलवायु गर्म हो गई। अब बर्फ की जगह घास हरे भरे उगने लगे। मतलब जो घास थे हरे भरे उगने लगे। पहले क्या होते थे, पथरीली भूमि थी और भूमि में क्या था कोई भी फर्टिलाइजर नहीं उगाया जा सकता था। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे। यहाँ से क्या हुआ कि मानव अब स्थिर होने लगा। मतलब जो मैंने आपको समझाया था कि मानव यहाँ तक फल उगाया था करता था पहले पहले, तो अब मानव क्या होता था, अब स्थिर होने लगा, पशुपालन क्योंकि करने लगा था। देखो इसमें पशुपालन करने लगा था। और सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ था कि हम इसको हल्का रिमूव कर दें तो आपको बताएं। हल्का क्या हुआ था कि उत्तर मध्य प्रदेश के आदमगढ़, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ स्थान और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो बागोर था आपका दोस्तों, इसमें है मेंशन नहीं है वे ये नोट्स में। और हम आपको बता दें कि कुत्ते का पहला साक्ष्य पालतू कुत्ते का पहला साक्ष्य पालतू कुत्ते का पहला साक्ष्य आपको राजस्थान से ही प्राप्त हुआ था। ओके, अब हम चलते हैं। ज्ञात स्थल सराय नहर और मादा प्रतापगढ़ से मिला था मध्यपाषाण काल में। और इसमें देखते हैं क्या 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 नाम है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है हम वही पढ़ाएंगे क्योंकि ब्राड लेकर नहीं चलेंगे, अभी बेसिक से लेकर चलेंगे हम। ओके, अब हम पढ़ेंगे। देखो इसमें इसको सूक्ष्म, एक मिनट, इसको सूक्ष्म माइक्रोलीथ कहा भी जाता है। मतलब इंग्लिश में अगर कोई पूछे आपसे कि मध्यपाषाण काल किसे कहा जाता है तो माइक्रोलीथ कहा गया है। ओके, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। थोड़ा इसको रिमूव कर दें। सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुए इसी काल में। मतलब इसी काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुए। ओके, इतना आपको तो पता ही होगा कि मानव कंकाल किस काल में प्राप्त हुए थे, किस काल में नहीं प्राप्त हुए थे। नर्मदा घाटी के समीप पहले प्राप्त हुए थे। अब हम चलेंगे अब हम चलेंगे यहाँ पर कि नवपाषाण काल कैसा था। नवपाषाण काल कैसा था। कालक्रम के अनुसार काफ़ी छोटा है, फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए। अब देखिए, पश्चिम एशिया में मानव ने जौ गेहूँ दलहन तिलहन का मतलब खोज कर लिया था, उसको खाद्यान्न में अपने ला लिए थे इन्होंने।
यहाँ की प्राचीन नवपाषाण काल है युग मेहरगढ़ पाकिस्तान से कृषि का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ देखो, मेहरगढ़ और कृषि मतलब मेहरगढ़ से जो था पाकिस्तान में जो किया आता है आपका, यहीं से आपका कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्रारंभ हुआ था। ओके, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और क्या था कि इसी भारत में कोलिडावा नामक स्थान से प्राचीनतम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ओके, चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था प्राचीनतम। नवपाषाण काल में पालतू पशु भी रखने जाने लगे, मतलब पालतू पशु भी नवपाषाण काल में रखे जाने लगे। अब इसको हम हल्का रिमूव कर दें कि आप लोग सही से जान जाएं क्या था चीज़ें क्या नहीं थी, क्योंकि आप लोग को हल्का डिस्टरबेंस होता होगा। ये चीज़ हम क्योंकि लिख लिख कर पढ़ा रहे हैं आपको लोगों को ज़्यादा सॉल्व करने के लिए। ओके, कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। अब आगे हम चलते हैं, ये पाठ हल्का जहाँ तक ये लेसन ख़त्म ही होने वाला है नवपाषाण युग का। अब हम 8 पे पढ़ेंगे। 1 मिनट। बस ओके, अब हम पढ़ेंगे इसी खाने पीने के बर्तनों में इन्हें ज़रूरत पड़ती थी। ओके, कश्मीर में जिस नवपाषाण काल युग का विकास प्रारंभ हुआ, नवपाषाण कश्मीर से नव संस्करण की संस्कृति जानी जाती है, नवपाषाण की संस्कृति जानी जाती है। ये देखो, बुर्ज होम से जो था कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था सबसे पहले। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बुर्ज होम जो था वो किस चीज़ से मतलब जाना जाता है, तो आपको बता देना है कि कुत्ते कुत्ते से जाना जाता है, क्योंकि कुत्ते सबसे पहले यहीं दफनाने शुरू हुए थे, मतलब जानवर सबसे पहले यहीं दफनाने शुरू हुए थे, कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला था। ओके, अब हम आगे चलते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुस्ट पाषाणकालीन सभ्यता के भूवैज्ञानिक जनक थे। अगर आपको उससे कोई पूछ लेता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी, वो कौन थे, तो एक भूवैज्ञानिक थे। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि मध्य पाषाण जो गांव था, मध्य पाषाण मतलब जो राज्य था, सॉरी, उसमें नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ। मतलब सबसे पहले जीवाश्म अगर कोई पूछ लेता है तो कहाँ से मिला वो एमपी से मिला। एमपी से, सॉरी 1 मिनट, एमपी से मिला वो। एमपी जो आपका मध्य प्रदेश है, हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का। ओके, अब हम लेके चलते हैं पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण बागोर से मिला। मतलब ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण हमें आदमगढ़ या बागौर से प्राप्त हुआ, इसको आप समझ गए। अब हम पढ़ते हैं प्राचीन मृद भांड बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ। मतलब अगर कोई पूछ ले आपसे कि सबसे पहले प्राचीनतम जो मृद भांड थे वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो मृद भांड सबसे पहले बेलन घाटी से प्राप्त हुए। मृद भांड दोस्तों ये हो गया कि मिट्टी का जो खिलौना होता है, मिट्टी का खिलौना, समझ गए ना। मृद भांड आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं इसी से बताया दे रहा हूँ। सबसे पहले बेलन घाटी से मृद भांड प्राप्त हुए। अब हम ब्रुज होम की संस्कृति के लोग जो जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे उसे हम ब्रुज होम कहते हैं। ब्रुज होम आपको नहीं पता होगा। ब्रुज होम ऐसा होता है दोस्तों कि आप कोई टनल बना लिए, अब उसी गुफे में आप रह रहे हैं, गुफे में आप रहेंगे तो उसी को ब्रुज होम कहा जाता है, जो कि आपका पहले जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ था, ब्रुज होम। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसको हल्का रिमूव कर दें क्योंकि आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आए, क्योंकि मैं अभी फ़ोन से ही आप लोगों को मैनेज कर पा रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं है दोस्तों। तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो भी और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो उतना रेवेन्यू भी नहीं जनरेट हो रहा है। तो मैं अभी अपने ही पढ़ाई में व्यस्त था। मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं 22 अप्रैल से, लेकिन मैं तब भी आप लोगों के लिए समय निकाला और मैं अच्छे से लेके चीज़ें चल रहा हूँ। तो ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे। जिस काल का मानव के उपकरणों के साथ दो तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ किया उसी काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। मतलब जैसे तांबा हो गया, ये तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले ताम्रपाषाण काल में हुआ था। उपकरणों के साथ मतलब तांबे के जो भी प्रयोग करने जाने लगे, तांबे की कुल्हाड़ी बनने लगी, अत्रिपक्कम पल्लोरम से प्राप्त हुआ था, तो उसी से ऐसा हुआ। अब अब हम पढ़ेंगे क्या,
अब हम आगे सीधा बढ़ेंगे और अब देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। ओके, अब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे जो कि हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे जिस हम एग्जाम ओरिएंटेड यही आपको बताएंगे, आप चाहे जिस चीज़ की तैयारी करते हों, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे मुझसे तो आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं अच्छा कुछ व्यक्ति ने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। आप लोग खुद आकलन इसका कर सकेंगे। अब हम आपको बताएंगे, सबसे पहले 1 मिनट हम हल्का जूम कर लें इसको कि आपको चीज़ें स्पष्ट क्लियर बिल्कुल दिखाई दे कि आप चीज़ें इसको यूटिलाइज कर पाएँ बाद में। ओके, अगर आप कहिएगा तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा अपने इनबॉक्स में, तो आप देख लेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो दोस्तों आप देखते होंगे कांस्यूगीन नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, सिंधु सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। चलो हम उसके अब थोड़ा टर्म्स पढ़ लें, टर्म्स एंड कंडीशन। ये कांस्यूगीन सभ्यता थी, जो ये सभ्यता थी कांस्यूगीन सभ्यता थी। अब लेखन कला ज्ञान का, 1 मिनट 1 मिनट दोस्तों, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट माई मिस्टेक, लेट्स बिगिन। ओके, तो जो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों, लेखन कला ज्ञान नगर शहरों में रहने वाले लोगों का एक नगरीय सभ्यता था जो प्रतीक माना जाता है। इसे कांस्यूगीन सभ्यता भी कही जाती है। नामकरण, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता इसको भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है इसको। ओके, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जिसे देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता भी है, 1 मिनट, ये सिंधु घाटी सभ्यता भी है, सिंधु घाटी सभ्यता भी है, हड़प्पा सभ्यता भी है और राबी नदी के तट पर स्थित है। ये राबी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता स्थित है। ओके, अब अब जो भी हो दोस्तों, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो कोटी जो, इसको ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए दोस्तों दिया गया कि जो सिंधु नदी थी उसी के नाम पर जो लोग जो विदेशी थे उन्हीं ने उसको हिंदू कहा। ईरान के लोग पहले हिंदू उसको कहते थे, मतलब ईरान के लोग पहले, जो आपका सा यहाँ शब्द है वहाँ पर मतलब सा को हा कहा जाता है और उसी से हिंदू शब्द आया था, हिंदुस्तान जो बना था। और सिंधु नदी के किनारे तट पर ये बसा था, इसी से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ओके, अब इसको हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नदियाँ भी इसमें पढ़नी है, सरस्वती घाटी की नदियाँ, गोदावरी घाटी की नदियाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे अभी बाद में। अब हम चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हल्का। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, रुको 1 मिनट हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हल्का, वो एग्जाम परस्पेक्टिव से ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, सभ्यता का रखा गया है क्योंकि 1 मिनट। अब हम चलो थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों देशों से होता है। मतलब इसका विस्तार तीनों देशों से होता है क्योंकि कुछ कुछ स्थल दो तीनों से लगते हैं। अब इस सभ्यता के पूरा स्थल भारत से प्राप्त हुए। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुत्का गेंडोर, मतलब जो पश्चिम में था आपका सुत्का गेंडोर में लगता था, मतलब ऐसे समझ लेते हैं आप। पश्चिम साइड जो आपका वेस्ट था ये सुत्का गेंडोर लगता था और जो आपका नॉर्थ था इसमें आपका जम्मू कश्मीर लगता था। जम्मू कश्मीर मतलब क्या, मान लो आप मांडा, मांडा लगता था आपका, यहाँ पर मांडा लगता था, मांडा मांडा। और ईस्ट में लगता था आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी में जो लगता था। और यहाँ पर साउथ में जो क्या लगता था आपका, साउथ में आपका लगता था डैमाबाद, जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद मतलब ये महाराष्ट्र में एक ज़िला है, वहीं पर लगता था, इसका विस्तार वहाँ तक था। तो क्या आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। मैं चीज़ें आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्या था, ऐसे ऐसे नहीं था, मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ।
तो उसके लिए कोई दिक्कत मत समझना आप लोग, क्योंकि अब जैसे आपको हम समझा ही दूँ कि आप बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो चलो मैं समझा दूँ आपको थोड़ा सा टॉपिक। तो यहाँ पर क्या दोस्तों था, मांडा। अभी मैं आपको बता रहा था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अगर कोई विस्तार आपसे पूछ लेता है तो ये कहाँ था, जेके मतलब जम्मू कश्मीर में था। और किस नदी के तट पर था, चिनाब, चिनाब नदी के तट पर था। हाँ ओके दोस्तों, अब इसको क्या था, उत्तर में, इसको उत्तर में लिया जाता है। अब ये दक्षिण में हो गया, दक्षिण में। और इसमें क्या था, अहमदाबाद। एक मिनट रुक जाओ दोस्तों। अहमदाबाद, अहमदाबाद जो कि कहाँ है दोस्तों, ये अहमदाबाद आपका महाराष्ट्र में एक जिला है, दैमाबाद, दैमाबाद ये एमएच में लगता है ये। अभी इस पे जो आपका था आलमगीरपुर, इसमें लगता है आलमगीर। पूरे किस नदी के तट पर है, ये तो गोदावरी के तट पर है, गोदावरी के तट पर है। और ये आलमगीरपुर आपका है हिड्डन नदी के तट पर, हिड्डन नदी के तट पर। ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर है। ये आपका पड़ता है ये आपका पड़ता है उस पे, उस नदी के तट पर हम बता रहे हैं। ये शायद दोस्तों उसके दास का नदी के किनारे पड़ता है, दास का नदी के किनारे, जो आपका सुतका गेंडोर अब पाकिस्तान के उसमें आता है क्षेत्र में। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसको हम समझा दिए थोड़ा, और थोड़ा दोस्तों इसमें सही से हो रहा, रफली तरीके से हम लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि फ़ोन से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो इतना अच्छे से मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ जो आपको क्लियर करे। मैं इनबॉक्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप पीडीएफ देख लीजिएगा, आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके, अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे, चीज़ें इसमें समझने के लिए आपके लिए है, ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ें अपने आप को यूटिलाइज करेंगे बाद में। ओके, अब हम चलते हैं आगे। जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये नहीं पढ़े थे, सॉरी दोस्तों। अब चलिए मैं पहले आपको हड़प्पा सभ्यता थोड़ा पढ़ा दूँ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बता दूँ। तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ये था, पाकिस्तान के पंजाब मतलब मांटगोमरी जिला में ये स्थित है। पंजाब आपको याद नहीं करना है, पश्चिमी बंगाल, पंजाब की पश्चिमी बंगाल जो आपके पाकिस्तान में हो गया है। हाँ, अगर आपको ये याद कर सकते हैं आप, मांटगोमरी जिला, तो पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला, हड़प्पा सभ्यता वहीं से इसका खोज हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता जैसे रावी नदी के तट पर खोजा गया था, आपको ये भी पता होना चाहिए। मतलब रावी नदी के रावी नदी के तट पर इसको इसको खोजा गया था। इसकी खोज 1921 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1921 में हुई थी। और इसको किसने खोजा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको इतना आपको पता होना चाहिए कि दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। ओके, दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या मिला। इसमें दोस्तों श्रमिक आवास मिले, श्रमिक आवास मिले, वृत्ताकार चबूतरे मिले, भट्टियाँ मिली, खंडों में अन्नागार मिले। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, रुको। ये पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको बताऊंगा, ना कि कुछ दूसरा। ओके, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो वृत्ताकार चबूतरे थे मतलब अन्नागार, इसको इसमें इम्पोर्टेंट है। क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें बता दे रहा हूँ। अन्नागार सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें स्नानागार भी मिला था, स्नानागार भी मिला था। ओके, भट्टियाँ भी मिली थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं, वृत्ताकार चबूतरे भी पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। ओके, अम, अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो हम पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो में क्या था दोस्तों कि मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो जो था आपका एक मिनट, मोहनजोदड़ो जो था आपका ये पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में था,
पाकिस्तान के लरकाना जिले में पड़ता है आपका मोहनजोदड़ो। और ये किस नदी के तट पर है? ये सिंधु नदी के तट पर है। और जो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थे और रावी नदी के तट पर है, ये सिंधु नदी के तट पर है। ये सिंधु नदी के तट पर है। ये सिंधु नदी के तट पर है और इसकी खोज 1922 में की थी। किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। ओके। अब हम आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है। सॉरी दोस्तों, उसमें हमें स्नानागार बता दिया था आपको कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में उसमें मोहनजोदड़ो नहीं प्राप्त हुआ था, उसमें अन्नागार ही प्राप्त हुआ था। इसमें अन्नागार स्नानागार प्राप्त हुआ था। मृतकों की गले की मतलब जो मृतकों की मूर्ति थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी इसमें। ये देखो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति बनी थी, ये इम्पोर्टेंट है। और अब हम आगे चलते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ लिया है। अब चंद हथौड़ों के पास चलेंगे। चंद हथौड़ो जो था आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी चंद हथौड़ो बहुत पीसीएस वगैरह में बहुत पूछा जाता है। चंद हथौड़ो आपका पाकिस्तान में पड़ता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। और खोज इसका मतलब सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये याद कर लेना कि मजूमदार ने इसको खोजा था। इसमें क्या मिला था? मेकअप के सामान ज़्यादा मिले थे, लिपस्टिक वगैरह वक्राकारी टूट मिली थी, वह इतना इंपॉर्टेंट है। ओके। अब हाँ, ईंट कुस्से हाँ, ये भी अगर कोई पूछ ले कि मतलब एक कुत्ता दौड़ाते हुए बिल्ली का पदचिन्ह है किसमें मिला था, तो चंदहदड़ो में मिला था ये चंदहदड़ो। अब रोपड़ हम पढ़ लेंगे, आधुनिक पंजाब। ओके। भारतीय पंजाब में रोपड़ पंजाब के ज़िले में पड़ता है और ये सतलज नदी किनारे पड़ता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर सन आपसे पूछ लेता है तो भी एक टॉपिक ही बन जाता है। तो उसके हिसाब से आप अगर आपको सन करना है तो 1950 में हुआ था। इसको किसने खोजा था? तो इसको बीबी लाल जी ने और क्या नाम है जगदत्त शर्मा ने खोजा था। इसमें मानव के कुत्ते को दफनाने का साथ सबसे पहले प्राप्त हुआ था। ओके, रोपड़ में। अब बनावली जो था, बनावली में क्या हुआ था कि हरियाणा में हिसार जिले में मिलता है। हरियाणा के सरस्वती नदी के किनारे 1973 में इसकी खोज हुई थी। इसको आर एस बिष्ट ने किए थे। ओके। एक मकान में वाश बेसिन का प्रमाण मिला, मतलब जो वाश बेसिन आप आज यूज कर रहे हैं इसका प्रमाण बनावली में भी मिल चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। खिलौने, मिट्टी के खिलौने जिसको हम मृदभांड भी बोलते हैं, उसका भी प्रमाण इसी में मिला, बनावली में। और इसमें ही दोस्तों मिला था आपका, अरे मिट्टी के हल बने थे, मतलब मिट्टी के हल, जो हल थे वो मिट्टी के बनते थे, उसे मतलब खेलने उलने के लिए, वो भी मिला था इसमें। अब राखी गढ़ी हम पढ़ते हैं। राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है। अब इतना इम्पोर्टेंट है बस। इसमें इसमें ये ज़्यादा खोज करता इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरा बड़ा स्थल मिला, सब भारत का सर्वाधिक बड़ा स्थल, सर्वाधिक बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो हर एग्जाम में आता है, मतलब पीसीएस वगैरह में तो आता ही है। आईएएस में भी एक बार आया था, आईएएस वगैरह में भी आया था एक बार। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है कि कालीबंगा कहाँ पड़ता है, किस नदी के किनारे पड़ता है, कौन खोजा था इसको, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। राजस्थान में खोजा गया था ये, राजस्थान में खोजा गया था, घग्गर नदी किनारे पड़ता है। और क्या नाम है, बीबी लाल और बी के थापर इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो खोज करता थे। अम्लानंद उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद कर लें तो याद अच्छी बात है। हल से जोते हुए खेत मिले थे और एक ही खेत में दो फसलें उगाने के साक्ष्य मिले थे। अलंकृत ईंट के प्रमाण मिले थे, मिट्टी बनाने का पैमाना और अग्नि वेदिकाएँ मिली थी, अग्निकुंड मतलब मिले थे। अब हम आगे चलते हैं, क्या था क्या नहीं, इतना चीज़ें आपको हम हमारे ख्याल से आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब पढ़ेंगे लोथल। लोथल साइट इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लोथल की क्या था, भारत के गुजरात अहमदाबाद में पड़ता है ये, भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। इसका खोज 1954 में हुआ था। एस आर राव करे थे। एस आर राव का क्या नाम था पूरा? इनका नाम था शायद यगदत्त शर्मा नाम था इनका, कि याद नहीं आ रहा, बी एन राव ऐसे कुछ करके था इनका नाम, एस राव। और एस राव पूरा नाम इनका हमें याद नहीं रहा दोस्तों, सॉरी। तो इसमें अन्ना गान मिले थे हमें, और क्या मिला था, हाथी का दांत मिला था हमें, अग्नि वेदिकाएँ मिली थी, और क्या मिला था, जलाशय का प्रमाण मिला था, नहीं सॉरी उसमें तो चले गए हम तो, मेरठ मूर्ति मिली थी,
अन्नागार मिला था, कारखाना मिला था, हाथी के दांत मिले थे, यही मिला था डॉकयार्ड। सबसे बड़ा बंदरगाह यहीं से माना जाता है। बंदरगाह ये था, यहीं से चीज़ें हुआ करती थी, आयात निर्यात हुआ करता था। सबसे बड़ा बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का यही है। अब धौलावीरा पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण साइट है। भारत गुजरात के कच्छ जिले में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम तो मानते हैं इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बना लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है धौलावीरा भाई, कच्छ जिले में जो पड़ता है। कच्छ जिला आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ जिला आपका सबसे बड़ा जिला है, भारत का लार्जेस्ट जी एरिया मतलब डिस्ट्रिक्ट है। अभी इसका मतलब खोज कौन किया था इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल ये पता होना चाहिए कि धौलावीरा कहाँ पड़ता है। धौलावीरा आपका भारत के गुजरात के राज्य के कच्छ जिले में पड़ता है। इसमें जलाशय का प्रमाण मिला था, और ये इम्पोर्टेंट है, जलाशय का प्रमाण मिला था, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और चीज़ें नहीं है इसमें। अब हम आगे लेकर पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब आपका हम पढ़ते हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन क्या था, मतलब नगर नियोजन मतलब क्या हुआ? नगर नियोजन मतलब यह होगा ग्रामीण से निकलकर नगर में जाना, बसना, टिकना, वही नगर नियोजन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम नगर मिले। अब सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सर्वाधिक सड़क जो थी आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अब हम पढ़ेंगे, एक मिनट। अब हाँ, ये जो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। मतलब जो दरवाजे थे, जो हमारे अपने घर के जो होते हैं तो मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता था, दरवाजे जो होते थे वो गलियारों में खुलते थे, ना कि मुख्यतः सामने खुलते थे, गलियारों में खुलते थे। इतना बात समझ में आई होगी आपको। मोहनजोदड़ो में मकान निर्मणता ईंटों से बने थे, मतलब जो मकान बनते थे वो पक्की ईंटों से बनते थे, और ज़्यादातर अन्य स्थलों में ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग करता था। मात्र कालीबंगा से अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ, मतलब अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ कालीबंगा से ही। ओके। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा नगर दो खंडों में विभक्त था। हड़प्पा जो नगर था दो खंडों में विभक्त था, एक पश्चिम में, एक पूरब में निचला नगर था। पश्चिम में जो था दुर्ग नगर था, और पूरब में निचला नगर था। दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर के टीले में उत्खनन के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए, जैसे मजदूरों को रहने वाले श्रमिक बस्ती, मजदूरों को रहने वाली सर्वाधिक 16 भट्टियाँ प्राप्त हुई, और पुरावृत्त में तांबा गलाने का कारखाना प्राप्त हुआ। पक्की ईंटें से 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले। गड्ढे में गेहूं और जौ राख के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो में नगर दो खंड में विभक्त थे, बिस्लाला स्नानागार जहाँ पक्की ईंटों से निर्मित था, सिंधु नदी। अब हम आगे चलते हैं, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या आगे हम पढ़ते हैं। ओके, तो हम अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो सुंदर कृत यह पूरी इमारत 180 फीट लंबी, 108 फीट चौड़ी है। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, हम विशाल स्नानागार पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। विशाल स्नानागार यहीं से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से ही। अब पुरोहित आवास जो था वो आपका विशाल इमारत का बना था। चंदोदड़ो वक्राकार ईंट का प्रमाण मिला था। गुड़िया बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था चंदोदड़ो से। लोथल इसे मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल नगर में पश्चिम दुर्ग का पूरब निचला नगर था, यह दुर्ग प्राचीन में था। लोथल मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था लोथल से ही। हम आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। अब हम लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। ये भी अपवाद है दोस्तों, कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ रहे हैं तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा कि मुख्य दरवाजे जो थे वो लोथल में क्या थे, सामने खुलते थे, सामने। लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसा नहीं था दोस्तों, मोहनजोदड़ो में वो किनारे खुलता था। तो इसको आपको गौरतलब रहे, इसको आपको याद कर रखना है, क्योंकि आप बार भूल जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि आप एग्जाम में गलत करके न चले आएँ, क्वेश्चन अपना आंसर अपना गलत करके न चला आएँ। तो इसमें डॉकयार्ड हमको मिला था जो गोदीवाड़ा में प्राप्त हुआ था। डॉकयार्ड मतलब दोस्तों ये हो गया बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल से ही प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट साइट है धौलावीरा। धौलावीरा में जलाशय का प्रमाण भी मिला है दोस्तों। धौलावीरा आपका कच्छ जिले में पड़ता है।
धौलावीरा आपका कच्छ जिले में पड़ता है गुजरात के, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। धौलावीरा में जलाशय प्रमाण मिला था। ये देखो जलाशय इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है धौलावीरा। अब उसके कालीबंगा हम पढ़ते हैं। कालीबंगा राजस्थान का ये है। कालीबंगा में हमें क्या प्राप्त हुआ था? इसको काले रंग की चूड़ियाँ भी इसको कहा जाता है। जो काले रंग की चूड़ियाँ भी इसका अर्थ है। अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई थी मतलब। और कालीबंगा से ईंटें भी प्राप्त हुई थी। और ईंटें भी प्राप्त हुई थी, इसमें मेंशन नहीं है। अलंकृत ईंट का सच वो मेंशन तो है दोस्तों। अग्नि मतलब अग्निकुंड मिला था। बनावली में मतलब मिट्टी के हल, मिट्टी का बना खिलौना प्राप्त हुआ था। मिट्टी का मिट्टी से निर्मित खिलौने बनावली से ही प्राप्त हुए थे। मिट्टी के हल सर्वप्रथम सच बनावली से ही मिला था। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके आपके हिसाब से, आपके वनडे वनडे के हिसाब से, जो आप इंडे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये पढ़ लें कि जो मात देवी थी, इसमें बहुत प्रचलित पूजा थी इनकी की जाती थी मात देवी की। अब इसको हम थोड़ा बताते हैं आपको। हड़प्पा मोहनजोदड़ो आदि से बड़ी संख्या में नारी मृमृताओं घोड़ों पर अंकित आकृतियाँ दृश्य मिले हैं। मात देवी की उपासना इसमें की जाती थी और इसमें किसी प्रकार की मूर्ति उर्ति का प्रचलन नहीं था। ओके, हम चलते हैं। मात देवी का सर्वप्रथम उल्लेख सिंधु सभ्यता से ही मिलता है। मात देवी का सर्वप्रथम उल्लेख सिंधु सभ्यता से ही मिलता है। अब हम आगे चलते हैं। पशु पूजा भी की जाती थी इसमें। जो कबूलदार सांड थे उनकी पूजा किया जाता था, जो कि सर्वाधिक प्रिय पशु था इनका, कबूलदार सांड। सिंधुवासी पूजा करते थे अग्नि की पूजा की, पशु बलि की, और क्या नाम है यौन की, लिंग की, शिव की, पशुपतिनाथ की, इनकी पूजा करते थे। अब हम आगे चलते हैं। ये तो आर्थिक जीवन हो गया, तो उनका एक प्रकार का लेखनी कार्य हो जाएगा। इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये हमारे ख्याल से। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप मेन मेन चीज़ें आपको आपने पढ़ ली है। ओके, आपने मेन मेन चीज़ें पढ़ ली है। सिंधु घाटी सभ्यता में मेन मेन से चीज़ें आपने पढ़ ली है। ओके, तो मैं यही आपको कहूँगा कि आपने अगर सिंधु सभ्यता अच्छे से अगर आपको समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, कि जिससे मैं नई वीडियो अगर आपके पास डालता हूँ, नई वीडियो अगर डालता हूँ, तो आप उसमें सब्सक्राइब करें उसको और लाइक करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आप चीज़ें और मैं वीडियो डालूँ तो आप उसको पुनः देख पाएँ, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन चली आएगी कि मैंने वीडियो डाल दिया है। तो आपको, आप लिखेंगे तो चीज़ें आपको मतलब देखेंगे कि वीडियो बन गई है, तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे अच्छे लेक्चर ऐसे मेरे से लेने के लिए, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए, अगर कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। इसमें हम आगे से रिफॉर्मेशन करेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो आप आपसे मतलब विनती है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या नाम है, चीज़ें ऐसे ही पाने के लिए, ऐसे ही चीज़ें देखने के लिए। अभी तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा नर्वसनेस है दोस्तों। तो आप आगे ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, कि मैं जैसे ही आपको वीडियो डालूँ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वैसे ही आप लोग नोटिफिकेशन पा जाएँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे ही बनाते रहूँगा।